नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी मध्य प्रदेश पावर इंजीनियरिंग कंपनी जबलपुर में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। आज का हमारा विषय है पावर प्लांट फैमिलियराइजेशन, अर्थात पावर प्लांट का परिचय। आज हम समझेंगे कि पावर प्लांट क्या होता है, पावर प्लांट के कौन कौन से अंग होते हैं, पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है और पावर प्लांट के मुख्य कंपोनेंट, मुख्य मशीनरी पावर प्लांट में क्या क्या होती है, इसका आज हम एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। प्रशिक्षण की रूपरेखा मॉड्यूल 1 पावर प्लांट का परिचय और प्रकार। इस मॉड्यूल में समझेंगे कि थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट किस तरह से बिजली का उत्पादन करते हैं। मॉड्यूल 2 थर्मल पावर प्लांट का लेआउट। इस मॉड्यूल में जानेंगे कि थर्मल पावर प्लांट के मुख्य हिस्से कौन कौन से होते हैं और उनका आपस में संबंध कैसा होता है। मॉड्यूल 3 बॉयलर की संरचना और कार्यप्रणाली। इस मॉड्यूल में समझेंगे कि बॉयलर किस तरह से कोयले को जलाकर भाप बनाता है। मॉड्यूल 4 कोयला हैंडलिंग प्रणाली, कोयले की पिसाई एवं बर्नर प्रणाली। इस मॉड्यूल में सीखेंगे कि कोयले को कैसे लाया, स्टोर, पीसा और जलाया जाता है। मॉड्यूल 5 फ्लाई ऐश और प्रदूषण नियंत्रण। इस मॉड्यूल में जानेंगे कि फ्लाई ऐश को कैसे नियंत्रित और निपटाया जाता है ताकि प्रदूषण कम हो। मॉड्यूल 6 टरबाइन जनरेटर एवं कंडेंसर कूलिंग टावर प्रणाली। इस मॉड्यूल में समझेंगे कि भाप से टरबाइन कैसे घूमती है और फिर उसे ठंडा कैसे किया जाता है। मॉड्यूल 7 जनरेटर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्विच यार्ड। इस मॉड्यूल में जानेंगे कि जनरेटर से निकली बिजली को हाई वोल्टेज में कैसे बदला और आगे भेजा जाता है। मॉड्यूल 8 हाइड्रो पावर प्लांट और सहायक प्रणाली। इस मॉड्यूल में सीखेंगे कि पानी की शक्ति से बिजली कैसे बनाई जाती है और इसके सहायक उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो आइए चलते हैं पहले मॉड्यूल की ओर। तो मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि बिजली का उत्पादन पावर प्लांट्स में होता है। पावर प्लांट बहुत तरह के होते हैं। थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, नेचुरल गैस से चलने वाले पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, इस तरह के बहुत सारे पावर प्लांट होते हैं। किंतु आज के विषय में हमारा अध्ययन केवल थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट तक सीमित रहेगा। तो जैसा आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का मुख्य कार्य मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन करना है। विद्युत का उत्पादन थर्मल पावर प्लांट के द्वारा किया जाता है और हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा किया जाता है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने सोलर पावर प्लांट के माध्यम से भी विद्युत का उत्पादन शुरू किया है। हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अंतर्गत जो थर्मल प्लांट्स हैं वो 4 हैं। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट जो कि सारणी बैतूल जिले में स्थित है। तीसरा संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट जो कि बिरसिंहपुर में स्थित है। और चौथा श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट डंगोलिया जो कि खंडवा जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ जल शक्ति से चलने वाले हाइड्रो पावर प्लांट भी हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में हमारे पास हैं गांधी सागर, पेंच, रानी अवंतीबाई सागर, बरगी, बाणसागर, बिरसिंहपुर, राजघाट और मणिखेड़ा हाइड्रो पावर प्लांट। और इसके अतिरिक्त हमारे पास मंदसौर जिले में एक सोलर पावर प्लांट भी स्थित है। तो अगर हम मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो लगभग 5400 मेगावाट हम थर्मल पावर प्लांट से विद्युत का उत्पादन करते हैं। 915 मेगावाट हम जल शक्ति से विद्युत का उत्पादन करते हैं और लगभग 7 मेगावाट हम वर्तमान में सौर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की कुल स्थापित क्षमता
6322 मेगावाट है, जो कि हम इस चार्ट पे देख सकते हैं। हम अगर राइट साइड ऊपर एक पाई चार्ट को देखें तो हम ये पाएंगे कि हमारे देश में लगभग 61% बिजली का उत्पादन थर्मल पावर प्लांट अर्थात कोयले से बिजली बनाई जाती है। 61%। 15% विद्युत का उत्पादन हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा होता है। 13% विद्युत का उत्पादन नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों जैसे सोलर, विंड, टाइडल, बायो आदि से उत्पादन होता है। 9% बिजली का उत्पादन नेचुरल गैस से होता है और लगभग 1% बिजली का उत्पादन न्यूक्लियर नाभिकीय विद्युत प्लांट के द्वारा होता है। तो हम आज पावर प्लांट फैमिलाइजेशन विषय के अंतर्गत आज हम थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। एक थर्मल पावर प्लांट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ द फॉसिल फ्यूल दैट इज कोल इनटू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज अचीव्ड बाय रेजिंग the steam in the boiler, expanding it through the turbines and coupling the turbines to the generator which converts mechanical energy into electrical energy. तो ताप विद्युत में हम जो फॉसिल फ्यूल है यानी जो हमारा फ्यूल है, जो ईंधन है कोयला, उसकी बिजली उससे हम बिजली बनाते हैं। तो कोयले के अंदर जो केमिकल एनर्जी है, जो रासायनिक ऊर्जा है, उसको हम सबसे पहले स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, भाप में कन्वर्ट करते हैं। उस ऊष्मा का उपयोग करके हम पानी को भाप में बदलते हैं और इस भाप को हम बॉयलर में, इस भाप का उत्पादन हम बॉयलर में करते हैं और इसको फिर हम टरबाइन में ले आते हैं जहाँ पर इस भाप एक्सपांड होती है और मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर इस टरबाइन से जनरेटर जुड़ा हुआ होता है जो कि इस मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में हम कहीं पानी स्टोर करते हैं, हाई लेवल पर, हाई एल्टीट्यूड पर हम पानी को स्टोर करते हैं और पानी को हम नीचे गिराते हैं वाटर टरबाइन में। वाटर टरबाइन घूमती है जिससे कि हमारा जनरेटर जुड़ा हुआ होता है, उससे हम बिजली को उत्पादित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे बाएं साइड एक थर्मल पावर प्लांट दिखाया गया है और दाहिने साइड जो चित्र है उसमें हाइड्रो पावर प्लांट दिखाया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये पावर प्लांट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे संयंत्र हैं इसके अंदर। तो वो संयंत्र कौन कौन से होते हैं, ये पावर प्लांट का ऑपरेशन किस तरह से होता है और विद्युत का उत्पादन किस तरह से होता है, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हमने इस मॉड्यूल से सीखा कि पावर प्लांट कैसे ऊर्जा रूपांतरित करता है और थर्मल व हाइड्रो पावर प्लांट की कार्य प्रणालियों में क्या अंतर होता है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। तो सबसे पहले हम समझेंगे थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का क्या सिद्धांत है, थर्मल प्लांट किस तरह से ऑपरेशन होता है, थर्मल पावर प्लांट के कौन कौन से मुख्य संयंत्र हैं और किस तरह से विद्युत का उत्पादन थर्मल पावर में किया जाता है, ये हमारा आज थर्मल पावर प्लांट के अधीन हमारे सब टॉपिक्स हैं। तो मित्रों, थर्मल पावर प्लांट ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो और वहाँ पर नज़दीक में कोयले की खदान हो, कोयला हमको आसानी से मिले। तो इस चित्र में हम देखते हैं कि हमारा होल, यहाँ पर कोयला का स्टॉक है और कोई नदी है। ये नदी की जगह कोई रिजर्वायर हो सकता है, कोई झील हो सकती है, कोई बहुत बड़ा तालाब भी हो सकता है। तो पानी का स्रोत और कोयले का स्रोत दोनों नज़दीक होना चाहिए थर्मल पावर प्लांट के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये जो कोयला है, इस कोयले को हम रूपांतरित करके इसको हम पल्वराइज्ड फॉर्म में बदलकर इसको हम स्टॉक करते हैं और बेल्ट कन्वेयर के द्वारा हम इसको बॉयलर में ले जाते हैं। बॉयलर एक ऐसा संयंत्र है जिसमें एक फर्नेस होती है
और इस फर्नेस में हम कोयले को जलाते हैं। यहाँ रिवर से हम देख रहे हैं पानी आता है। इस पानी को पहले डीमिनरलाइज किया जाता है, इसको बॉयलर में जाने के उपयुक्त बनाया जाता है और इस पानी को बॉयलर में भेजा जाता है। तो ये बॉयलर है, इसके अंदर कोयला जलाया जा रहा है और ये वाटर पानी जो है ये ट्यूब्स में प्रवाहित हो रहा है और इस तरह से पानी को हम भाप में बदल रहे हैं। ये भाप आती है और ये भाप एक संयंत्र में आती है जिसको हम टरबाइन बोलते हैं। भाप यहाँ पर आके एक्सपांड होती है तो भाप की जो थर्मल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और टरबाइन में एक रोटेशन, एक घूर्णन, एक मोशन शुरू होता है, टरबाइन घूमती है। इस टरबाइन से हमने जनरेटर लगा रखा है। ये जनरेटर से विद्युत ऊर्जा बनती है जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा हाई वोल्टेज में बदलकर और आगे ट्रांसमिशन लाइन में भेजी जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि स्टीम टरबाइन से जो भाप बाहर निकल रही है, एग्जॉस्ट भाप हो रही है, उसको हम पुनः ठंडा करते हैं एक संयंत्र के द्वारा जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं। तो कंडेंसर द्वारा हम उसको पुनः ठंडा करते हैं और ठंडा करके फिर से हम उसको बॉयलर के अंदर स्टीम बनाने के लिए भेज देते हैं। इस तरह से प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। अब कोयले के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी गैसें, फ्लू गैसेस जो उत्पादन होती है, ये फ्लू गैसेस हम चिमनी के माध्यम से बहुत ऊपर जाके वातावरण में इसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारे थर्मल पावर प्लांट का एक साधारण सा वर्किंग परिचय है। इस तरह से थर्मल पावर प्लांट कोयले को जलाकर और पानी से भाप बनाकर बिजली का उत्पादन करता है। ये थर्मल पावर प्लांट का एक लेआउट है। थर्मल पावर प्लांट में इसको हम कई सेक्शंस में बांट सकते हैं। किसी भी थर्मल पावर प्लांट में कई सेक्शंस होते हैं, जैसे कोल एंड ऐश सेक्शन, डीएम वाटर प्लांट सेक्शन, बॉयलर सेक्शन, टरबाइन सेक्शन, जनरेटर सेक्शन एंड स्विच यार्ड। थर्मल पावर प्लांट के लेआउट को हम 4 तरह के सर्किट यानी परिपथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोल एंड ऐश सर्किट, एयर एंड गैस सर्किट, फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट एंड कूलिंग वाटर सर्किट। यहाँ हम केंद्र में देख रहे हैं बॉयलर है हमारा। हम अगर लेआउट में देखें, केंद्र में एक बॉयलर है। नीचे देखें एक रिवर है। इस रिवर से हम पानी ले रहे हैं और ये पानी जो है इसको हम पहले ट्रीटमेंट करते हैं। अभी आगे हम समझेंगे कि वाटर का ट्रीटमेंट क्यों करते हैं बॉयलर में भेजने से पहले। तो बॉयलर में भेजने से पहले हम पानी का ट्रीटमेंट करते हैं और एक हम पंप के द्वारा इसको पहले इकोनोमाइजर में भेजते हैं, जहाँ पर ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है पानी में, और इसके बाद फिर हम इस पानी को बॉयलर में भेजते हैं। यहाँ हम देखें कि हमने कोल कहाँ स्टोरेज किया हुआ है अपने पावर प्लांट में। कोल स्टोरेज के बाद कोल को हम ले आते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट्स में और इस तरह से कोल हमारा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट्स होकर बॉयलर में आता है। साथ में हम इसमें एयर भी भेजते हैं। एयर और कोल का मिक्सचर बॉयलर में आता है जिसे बर्नर में जलाया जाता है और हमारे जो पानी हमने भेजा हुआ है वो वाटर ट्यूब्स में रहता है, जिसके कारण वो पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है। जो हमारी स्टीम निकलती है उसको हम पुनः सुपर हीटर में अगेन हीट करते हैं। ये स्टीम हमारी एक वाल्व के थ्रू टरबाइन में आ जाती है। कोयला जलाने के बाद बॉयलर से जो फ्लू गैसेस निकलती है वो फ्लू गैसेस को हम एक ड्राफ्ट फैन के द्वारा चिमनी से वातावरण में ऊपर भेज देते हैं। हमारे जो स्टीम है वो स्टीम टरबाइन में आती है, जिससे हम टरबाइन रोटेट होती है। टरबाइन में ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स रोटेट होते हैं और उससे हमारा जनरेटर जुड़ा हुआ रहता है। इस जनरेटर से हमारा बिजली का उत्पादन होता है, जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्विच यार्ड के द्वारा हम बस बार में ले आते हैं और आगे ट्रांसमिशन लाइन से वो लोड सेंटर तक हमारी बिजली चली जाती है। जनरेटर या अल्टरनेटर को स्टार्ट करने के लिए कोई एक्साइटर की ज़रूरत पड़ती है, तो एक जनरेटर का एक इक्विपमेंट एक्साइटर है जो कि उसके साथ में जुड़ा रहता है। बॉयलर में कोल बर्न होने के बाद जो कोल से राख बनती है, ऐश, वो ऐश हैंडलिंग प्लांट में जाती है और उस ऐश को हम स्टोर करते हैं, फिर उस ऐश को हम डिस्पोजल कर देते हैं, ऐश डिस्पोज करते हैं। टरबाइन से जो स्टीम हमारी एग्जॉस्ट होकर निकल रही है उसको हम कंडेंसर में ले आते हैं। कंडेंसर में
उसको ठंडा किया जाता है कूलिंग टावर के माध्यम से, और स्टीम को फिर से पानी में कन्वर्ट करके हम उसको अगेन वाटर के सोर्स में भेज देते हैं। तो ये हमारा थर्मल पावर प्लांट का लेआउट है। तो हम समझ गए होंगे कि हमारे थर्मल पावर प्लांट के जो मुख्य अंग हैं वो है कोल एंड एश सेक्शन, डीएम वाटर प्लांट, बॉयलर सेक्शन, टरबाइन सेक्शन, जनरेटर सेक्शन एंड स्विच यार्ड। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि थर्मल पावर प्लांट में कोयला, पानी, हवा और भाप कैसे घूमते हैं। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। यहाँ हम एक बॉयलर के अंदर का चित्र देख सकते हैं। तो कोयला जो है कोल बंकर्स में है, इसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पल्वराइज्ड मिल कहलाता है। पल्वराइजेशन के लिए हमारे पास मिल है, इसको हम स्मॉल पाउडर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो कोल को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 300 माइक्रोमीटर इसका साइज हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द कोल इज 70 to 75 माइक्रॉन्स की साइज का हो जाता है। जब कोल बहुत सूक्ष्म पाउडर के रूप में, बहुत सूक्ष्म कणों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके सरफेस एरिया को हम, इसके पूरे सरफेस एरिया में हम फायर कर सकते हैं। तो इससे एक तो एडवांटेज ये है कि हमको 100% कंबक्शन मिलता है, और बॉयलर के अंदर जो कंबक्शन हो रहा है उसका टेम्परेचर 1300 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कोल ग्रेड। किस ग्रेड का कोल है उसके अनुसार बॉयलर के अंदर टेम्परेचर आता है। तो जनरली 1300 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कोल आया है ये एक नोजल्स में आया है। यहाँ पर नोजल्स में बर्नर्स होते हैं, यहाँ पर हम फायरिंग करते हैं, तो यहाँ पर कोल हमारा फायर हो रहा है, कंबक्शन चल रहा है। कोल को बॉयलर में भेजने से पहले हम उसमें एयर का मिक्सचर करते हैं। तो एयर हम इनपुट लेते हैं, एफडी फैन के द्वारा, फोर्स ड्राफ्ट के द्वारा हम एयर को कोल में मिला के उसका मिक्सचर बॉयलर में भेजते हैं, जहां पर उसको बर्न किया जाता है। बॉयलर के टॉप में हम देखें तो एक ड्रम होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर ड्रम। इस ड्रम में ही स्टीम जनरेट होती है। ये स्टीम अगेन फ्लू गैसेस से पास हो रही है, जिसको हम सुपर हीटर बोलते हैं, और सुपर हीटेड स्टीम ये आगे टरबाइन में भेजी जाती है। जो वाटर हम इसमें भेज रहे हैं बॉयलर के अंदर, वो वाटर पहले इकोनोमाइजर में जाता है, थोड़ा हीट हो जाता है, रीहीटर में जाकर इसके बाद फिर वो इन ट्यूब्स में जाता है और फाइनली वो ड्रम में पहुंचता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा पल्वराइज्ड कोल फायर्ड बॉयलर है, इस बॉयलर के अंदर किस तरह से कंबक्शन होता है और किस तरह से स्टीम जनरेट होती है। ये बॉयलर का फोटो है, बॉयलर का पिक्चर है। तो इस तरह से बॉयलर हमको पावर प्लांट में दिखाई देता है। तो इसमें हम देखेंगे एक बॉयलर ड्रम भी होता है, ये हमारा बर्नर चैम्बर है, और इसके अंदर बहुत सारे स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं हम कह सकते हैं कि नॉर्मली डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चर ऑफ द बॉयलर। BHEL का बॉयलर है या LNT का बॉयलर है या थर्मैक्स कंपनी का बॉयलर है, स्टीमैक्स का बॉयलर है या चीमा कंपनी का बॉयलर है। तो बॉयलर को हम एज ए उनका जो मेक है उसके अनुसार क्लासीफाई भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ऑपरेटिंग प्रेशर के अनुसार हम बॉयलर को क्लासीफाई कर सकते हैं। बॉयलर के अंदर अगर प्रेशर 27 मेगापास्कल से ज़्यादा है और उसका टेम्परेचर 590 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, तो हम कहते हैं वो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर है। देन सुपर क्रिटिकल बॉयलर वो होते हैं जिनमें स्टीम का प्रेशर 22.1 मेगापास्कल से लेकर 27 मेगापास्कल के बीच में रहता है। सब क्रिटिकल बॉयलर वो होते हैं जिनमें प्रेशर 16.7 मेगापास्कल से 22.1 मेगापास्कल होता है। तो हम डिपेंडिंग अपॉन दी ऑपरेटिंग प्रेशर वी कैन आल्सो क्लासीफाई द बॉयलर। ये हम लेफ्ट साइड में देखेंगे बॉयलर की ड्राइंग। अब बॉयलर में जो कोल जलाते हैं
कोल जलाने के बाद जो गैस बनती है, हम जैसे देखते हैं कि कार्बन को जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उस कोल में जो और इम्प्योरिटीज़ मिली हुई है उनके कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बनते हैं। तो ये सब जो हार्मफुल गैसेस हैं, ये हार्मफुल गैसेस एक चिमनी के माध्यम से ऊपर वातावरण में भेज दिए जाते हैं। सो चिमनी इज यूज्ड टू वेंट आउट हॉट फ्लू गैसेस और स्मोक फ्रॉम द बॉयलर टू द एटमॉस्फेयर। तो जो हार्मफुल कंबक्शन बाई प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे ग्राउंड पर नहीं आने चाहिए, जिसके कारण हमारा ग्राउंड पॉल्यूशन जिसके कारण हमारे ग्राउंड में पॉल्यूशन ना हो। तो इस तरह से चिमनी का उपयोग होता है कि हम जो विषाक्त गैसेस हैं उनको हम बहुत ऊपर भेजते हैं। तो चिमनी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसमें एक नेचुरल ड्रॉट क्रिएट होता है और इस ड्रॉट क्रिएट होने से जो भी फ्लू गैसेस है वो ऊपर की तरफ निकलती है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि बॉयलर में कोयले से भाप बनती है और ऊंचे तापमान पर प्रोसेस होता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। अब हम आते हैं कोल हैंडलिंग सिस्टम इन थर्मल पावर प्लांट। तो नॉर्मली जो हमारे थर्मल प्लांट हैं वो कहीं ना कहीं कोल माइंस के नज़दीक होते हैं। तो कोल माइंस को ऑपरेट करते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया की बहुत सारी सब्सिडरीज हैं जैसे NCL, WCL, SECL इत्यादि। तो वहाँ से हमको रेल के वैगन के द्वारा कोल प्राप्त होता है। कोल माइन से कोल पावर प्लांट में रेल्स के थ्रू आता है, रेलवे वैगन के थ्रू कोल्स आता है। इस कोल को हम पावर प्लांट में स्टोर करते हैं और स्टोरेज इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि अगर कभी रेलवे में कोई प्रॉब्लम हो या कोल माइंस पर कोई प्रॉब्लम हो तब भी हमारे पास पावर प्लांट को चलाने के लिए कोयले का पर्याप्त स्टॉक मौजूद होना चाहिए। तो हम कोल को स्टॉक करते हैं और हम कन्वेयर बेल्ट यूज़ करते हैं। कि हम देखें कोल हैंडलिंग प्लांट है, कोल हैंडलिंग प्लांट में कन्वेयर बेल्ट्स हैं। इन कन्वेयर बेल्ट्स के माध्यम से कोल को आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कोल हैंडलिंग में हमारे पास 8 मुख्य स्टेप्स होते हैं। कोल की डिलीवरी, कोल की अनलोडिंग, प्रिपरेशन फॉर द कोल, ट्रांसफर ऑफ द कोल, स्टोरेज ऑफ द कोल, इन प्लांट हैंडलिंग, weighing and measuring and testing of the coal and furnace की फायरिंग। तो जैसा कि बताया गया कि कोल का स्टोरेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोल स्टोरेज इसलिए किया जाता है कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद रहे। तो हम कई महीनों का कोल का स्टॉक अपने पावर प्लांट्स में स्टॉक करके रखते हैं। कोल को पावर प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बेल्ट कन्वेयर यूज होते हैं। बेल्ट कन्वेयर में जो बेल्ट है वो नॉर्मली रबर, कैनवास या बलाटा की बनी हुई होती है और इनमें ड्रम्स लगे हैं, पुलीज लगी हैं, रोलर्स लगे हैं जिनके माध्यम से बेल्ट कन्वेयर चलते हैं और उनके ऊपर कोल का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। अब कोल को बॉयलर में भेजने से पहले कोल को पल्वराइजेशन किया जाता है। पल्वराइजेशन का मतलब है कि कोल को पहले क्रशर में तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स में और फिर पल्वराइजेशन एक मिल होती है, इसके अंदर कोल को बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो पल्वराइजेशन के अंदर या तो हैमर्स होते हैं या बॉल्स होती है जो कि उस कोल को एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। और इसके बाद इसमें एयर का मिक्सचर किया जाता है जिसको हम सेकेंडरी एयर बोलते हैं। एयर और कोल का मिक्सचर बॉयलर में जाता है, वहाँ पर बहुत सारे नोजल्स होते हैं फर्नेस वॉल के अंदर जिनकी फायरिंग की जाती है जिससे कि बॉयलर के अंदर कंबक्शन स्टार्ट होता है। इस मॉड्यूल में सीखा कि कोयले को प्लांट तक लाकर कैसे स्टोर, तौला और फायरिंग के लिए भेजा जाता है और फिर उसे पीसकर बारीक किया जाता है ताकि जल्दी और सही जल सके। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। जो हमारी फ्लू गैसेस चिमनी से बाहर जा रही है उससे हम ऐश पार्टिकल्स
और डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट करने के लिए एक हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहते हैं, ESP। तो ESP के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं और फ्लू गैसेस के मार्ग में इस ESP को लगाया जाता है बिफोर चिमनी एंड आफ्टर बॉयलर इसको लगाया जाता है। और इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स में हाई वोल्टेज होता है, लगभग 30 to 60,000 वोल्ट्स। और इन इलेक्ट्रोड्स में जो हमारे जो फ्लू गैसेस फ्लो हो रही है, उस फ्लू गैसेस के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब उन इलेक्ट्रोड्स पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उन पे चिपक जाते हैं। और एक हैमर के द्वारा, जिसको रैपर बोलते हैं, उसके द्वारा लगातार उसको ठोका जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रोड से वो डस्ट डिस्चार्ज हो जाता है, नीचे निकल जाता है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको फिर नॉर्मली फ्लाई ऐश डिस्पोजल के द्वारा उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो पर्यावरण को सुधारने में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि हमारे पर्यावरण को हार्मफुल डस्ट पार्टिकल से बचाता है। तो कोयला जलने के बाद जो ऐश बनती है, उस ऐश को पावर प्लांट्स में एक जगह कलेक्ट किया जाता है और इस ऐश को डिस्पोज करने के दो तरीके हैं, ड्राई सिस्टम और वेट सिस्टम। ड्राई सिस्टम में जो सूखी ऐश है वो ट्रक के माध्यम से ली जाती है और कहीं पॉन्ड में इसको डिस्पोज कर दिया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें पानी मिलाकर वाटर का मिक्सचर करके स्लरी बनाते हैं, वो स्लरी पाइप के माध्यम से जाती है और ऐश टाइप में उसको डिस्पोज किया जाता है। सो फ्लाई ऐश डिस्पोजल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन थर्मल पावर प्लांट, और इस प्रॉब्लम को का सलूशन धीरे धीरे किया जा रहा है। प्रॉब्लम इज़ बीइंग सॉल्व्ड बाय टेकिंग सम इनिशिएटिव्स बाय मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी। रिसेंटली इंडिया में हमको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है फ्लाई ऐश डिस्पोजल करने के लिए। अब जैसा कि आपको बताया गया है कि बॉयलर में हम रॉ वाटर नहीं भेज सकते हैं। जो नदी का पानी है, रिजर्वायर का पानी, वो डायरेक्ट बॉयलर में नहीं भेजा जाता है। उस पानी में बहुत सारे मिनरल्स हैं, पानी में बहुत सारे अशुद्धियाँ हैं। जैसे उस पानी में बहुत सारे साल्ट्स हैं, सोडियम के, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, बहुत सारे साल्ट्स हैं उसके अंदर है। और इसके अलावा उसमें मड भी है, स्लज भी है और वाटर में सिलिका भी है, पत्थर मिट्टी भी घुली हुई है। तो अगर ऐसा हम पानी बॉयलर के अंदर भेजेंगे तो वाटर तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो बॉयलर के अंदर जमा हो जाएंगी, वो ट्यूब्स के अंदर जमा हो जाएगी और इस तरह से ट्यूब के अंदर स्केलिंग फॉर्म हो जाएगी। ट्यूब के बाहर की सरफेस पे स्केल बन जाएगा, बॉयलर के अंदर भी स्केल फॉर्मेशन हो जाएगा और इससे अनइवन हीटिंग होने से बॉयलर ट्यूब फेलियर हो सकता है, बॉयलर ट्यूब में लीकेज हो सकता है। और अगर हमारे पानी में सिलिका प्रेजेंट है, जो कि ऑलरेडी होती ही है, सिलिका मीन्स रेत के छोटे छोटे कण, वो ऑलरेडी सिलिका प्रेजेंट होती है पानी में, और अगर वो स्टीम के साथ में सिलिका के पार्टिकल्स भी हैं, जब वो टरबाइन में जाएंगे, टरबाइन की ब्लेड से वो सिलिका के पार्टिकल्स टकराएंगे, तो इस तरह से वो टरबाइन की ब्लेड्स को भी डैमेज करेंगे। तो इसलिए बॉयलर में वाटर भेजने से पहले उस वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो पावर प्लांट में एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं डीएम प्लांट, डीमिनरलाइजेशन प्लांट। रॉ वाटर को हम लेते हैं, इसके बाद उस रॉ वाटर को सैंड फिल्टर से इसको फिल्टर किया जाता है। इसमें कुछ एडॉन्स किए जाते हैं, कुछ डोजिंग की जाती है, जैसे लाइम की, और इसका क्लोरिनाइजेशन भी किया जाता है। तो इसमें कुछ केमिकल्स मिलाए भी जाते हैं। इसके बाद सैंड फिल्टर किया जाता है। इसके बाद इसको एक्टिवेटेड कार्बन से भी छाना जाता है, जिसमें 0.001 माइक्रॉन्स की साइज़ के पार्टिकल्स छट जाते हैं, केवल वाटर आता है। फिर रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा इसको और ज़्यादा शुद्ध किया जाता है। इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद उस पानी को आयन एक्सचेंजर में भेजा जाता है, जहाँ पर जो वाटर में आयन प्रेजेंट्स हैं वो आयन भी सेपरेट किए जाते हैं। इस तरह से डीमिनरलाइज्ड वाटर बनता है और डीमिनरलाइज्ड वाटर फिर बॉयलर में भेजा जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस चित्र में डीएम प्लांट दिखाया गया है। डीएम प्लांट में बहुत सारी स्टेजेस होती है, सारी स्टेजेस से पानी गुजरता है और उसके बाद फिर वो प्योरीफॉर्म होकर फिर वो बॉयलर के अंदर जाता है।
इस मॉड्यूल में जाना कि फ्लाई ऐश को कैसे पकड़ा और अलग किया जाता है प्रदूषण रोकने के लिए। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। अब बॉयलर में स्टीम बनती है और वो जाती है टरबाइन में। जैसा कि इस फोटो में हम देख सकते हैं, टरबाइन्स के अंदर बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं। नॉर्मली हमारे जो टरबाइन है वो टरबाइन जनरेटर एक कंप्लीट सेट होता है। टरबाइन में 3 स्टेज होती है: हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन एंड लो प्रेशर टरबाइन। तो स्टीम पहले आती है हाई प्रेशर टरबाइन में। हाई प्रेशर टरबाइन में स्टीम आती है, टरबाइन को रोटेट करती है। तो ये तीनों प्रेशर टरबाइन एक ही यूनिट है और ये शाफ्ट एक ही शाफ्ट पर ये बनाया गया है। तो इस तरह से स्टीम जब टरबाइन में आती है तो टरबाइन को हम प्राइम मूवर भी कहते हैं। सो स्टीम टरबाइन इज ए प्राइम मूवर इन विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टीम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड लेटर इट्स टर्न्स इन द ट्रांसफॉर्म into the mechanical energy of the rotation of the turbine shaft। तो टरबाइन शाफ्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें नोजल्स भी होते हैं, गियर भी होते हैं, टरबाइन के अंदर ब्लेड है और ये सभी टरबाइन केसिंग के द्वारा इनक्लोज होते हैं। तो इस तरह से स्टीम हमारी टरबाइन में एंटर होती है और टरबाइन की ब्लेड्स पर रोटेशन क्रिएट करती है जिससे कि शाफ्ट घूमती है। ये टरबाइन जनरेटर सेट है। तो हम देख सकते हैं कि टरबाइन है पीछे साइड, जो अब 2 स्टीम के पाइप दिख रहे हैं। येलो कलर में आप जो देख रहे हैं ये हमारा जनरेटर सेट है और जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं ये एक्साइटर है। जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हमको उसके फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देना पड़ती है जो कि एक्साइटर के माध्यम से दिया जाता है। तो इस तरह से ये टरबाइन जनरेटर का कंप्लीट सेट है। पावर प्लांट्स में बॉयलर टरबाइन जनरेटर का एक कंट्रोल रूम होता है। ये कंट्रोल रूम में ऑपरेटर्स ड्यूटी करते हैं, 24/7 ड्यूटी चलती रहती है इनकी। और जो कंट्रोल पैनल्स आप देख रहे हैं, इन कंट्रोल पैनल से पता चलता है कि बॉयलर में, टरबाइन में, जनरेटर में किस स्टेज पर बॉयलर और टरबाइन में क्या प्रेशर चल रहा है, किस स्टेज पर स्टीम का कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है। और अगर टेम्परेचर प्रेशर लिमिट से कम या ज़्यादा होता है तो कंट्रोल रूम के द्वारा उसको ऑपरेट करके उसको लिमिट के अंदर लाया जाता है। सो दिस इज़ दी बॉयलर टरबाइन जनरेटर कंट्रोल रूम। जनरेटर के अलग अलग पैनल्स हैं, टरबाइन का अलग पैनल होता है और बॉयलर्स को कंट्रोल करने का अलग पैनल यहाँ पर देख सकते हैं। तो टरबाइन से जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है उसको हम एक इक्विपमेंट में ले आते हैं, स्टीम कंडेंसर उस इक्विपमेंट को कहते हैं। A steam condenser is a device in which steam condenses and heat released by the steam is absorbed by the water। Basically steam condenser एक heat exchanger है जिसके अंदर टरबाइन से निकली हुई हॉट स्टीम आती है। उस स्टीम को हम ठंडा करते हैं ठंडे पानी के माध्यम से। उसमें हम ठंडे पानी को सर्कुलेट करते हैं जिससे वो स्टीम ठंडी होती है और वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट होती है और उस वाटर को फिर हम रीयूज़ करते हैं बॉयलर्स के लिए। तो स्टीम कंडेंसर में हमको कोल्ड वाटर की ज़रूरत पड़ती है और ये कोल्ड वाटर हमको मिलता है कूलिंग टॉवर से। तो कूलिंग टॉवर में ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ होता है। ये फ़ैन लगातार घूमता है। हम इसमें पानी को स्प्रे कराते हैं। जब वाटर स्प्रे होता है तो छोटी छोटी बूंद में कन्वर्ट होता है और नीचे से एयर आती है। तो ए कूलिंग टॉवर इज ए हीट एक्सचेंजर इन विच एयर एंड वाटर आर ब्रॉट इनटू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू ईच अदर टू रिड्यूस द वाटर टेम्परेचर। तो जो हॉट वाटर को स्प्रे हम कर रहे हैं, नीचे से एयर आ रही है, तो इनके आपस में कांटेक्ट होने से जो वाटर है उसका टेम्परेचर डाउन होता है और वाटर हमारा ठंडा हो जाता है, जिसको हम आगे कंडेंसर में यूज़ करते हैं। कुछ वाटर इवेपोरेट होता है तो हम देखते हैं कि जो हमारा कूलिंग टॉवर है उससे वाटर वेपर्स ऊपर निकलती है, वाटर इवेपोरेट होता है तो उसकी वेपर्स हमारे ऊपर से निकलती है। इस मॉड्यूल में सीखा कि भाप टरबाइन को घुमाकर जनरेटर से बिजली बनाई जाती है
और फिर उस भाप को वापस पानी में बदलने व ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम का उपयोग होता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। अब जनरेटर के बाद जनरेटर से जो बिजली जनरेट हो रही है, नॉर्मली वो 21 केवी की बिजली, उसका वोल्टेज 21 केवी होता है। और इस जनरेटर, ये जो जनरेटर है, ये 21 केवी बिजली जनरेट कर रहा है, जहाँ पर 10,000 से 30,000 एम्पियर करंट होती है। तो इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ले जाते हैं। तो जनरेटर के पश्चात एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर 21 केवी प्राइमरी वोल्टेज लेता है और उसको 220 केवी या 400 केवी हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने से लॉसेस कम होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट में जनरेट की जाती है वो 21 केवी पे जनरेट होती है और उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा 220 केवी या 400 केवी या 765 केवी में उसको स्टेप अप करते हैं और वो फिर ट्रांसमिशन लाइन को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसमिट होती है। ये जनरेटर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का एक फ़ोटो आपको दिखाया गया है। तो इसमें इसके अंदर ट्रांसफार्मर की कोर है, ऊपर बुशिंग है और इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे इसमें रेडिएटर्स लगे हैं, इसमें एलवी बुशिंग है, एचवी बुशिंग है, इसके अंदर ब्रीदर है, मार्शलिंग बॉक्स है, रेडिएटर है, कंजर्वेटर है। इस तरह के बहुत सारे इसके एसेसरीज हैं जो ट्रांसफार्मर में लगे हुए हैं। अब 400 केवी या 220 केवी में हमने स्टेप अप कर दिया। इसके पश्चात उसका एक कंट्रोल रूम होता है। यहाँ पर जितनी भी लाइनें हमारी निकली हुई हैं, हमारी लाइनों का, हमारे ट्रांसफार्मर का, बस कपलर का, सबका एक एक पैनल होता है, जिससे हम उनको ऑन ऑफ करते हैं। इसके अलावा इन पैनल्स में हम उनका करंट, वोल्टेज, मेगावाट, मेगा रिएक्टिव पावर, उनकी एनर्जी, ये सब हम इन मीटरों से देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर सर्किट ब्रेकर को ऑन करने के, ऑफ करने के यहाँ पर स्विचेस होते हैं और कोई लाइन ट्रिप होती है तो उसका इंडिकेशन इन पैनल्स पे आता है। तो इस तरह से ये हमारा कंट्रोल रूम का पैनल है। डिफरेंट लाइंस के लिए हर पैनल होता है। इसी तरह ट्रांसफार्मर का एक पैनल होता है, बस कपलर के लिए पैनल होता है। तो ये हमारा 400 केवी का कंट्रोल रूम है और ये उसका स्विच यार्ड, जो आउटडोर पार्ट। तो स्विच यार्ड में गैंट्रीज होती हैं, सर्किट ब्रेकर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और 220 बाई 132 केवी ट्रांसफार्मर या 400 बाई 132 केवी ट्रांसफार्मर, ये सब स्विच यार्ड का पार्ट्स होते हैं। So this is the video of the switch yard, 400 kV switch yard of a power plant. So here you can see the isolators, the gantry, the earth wire, these are the isolators. Here you can see the transformer, circuit breaker, current transformer, voltage transformer. These are the main equipment in the switch yard of a thermal or power plant. So this is the transformer. इस मॉड्यूल में हमने समझा कि जनरेटर से निकली बिजली को हाई वोल्टेज में बदलकर भेजा जाता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। अब हम आते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स में। तो हाइड्रो पावर प्लांट में इस एनिमेशन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो वाटर है उसको स्टोर करके उसको हम हाई हेड पे ले जाते हैं। तो नॉर्मली वाटर का स्टोरेज किसी डैम के माध्यम से किया जाता है। एक डैम बनाया जाता है जिससे हम वाटर को ब्लॉक करते हैं, वाटर का हाई हेड करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डैम है। इस डैम से
ये पानी हमने हाई लेवल पर कर लिया है, तो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका यूज़ करते हैं, इसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा सा पाइप है जिसको पेनस्टॉक बोलते हैं, ये एक चैनल या एक टनल भी हो सकती है, ये आती है वाटर टरबाइन में और वाटर टरबाइन को रोटेट करती है। वाटर टरबाइन को रोटेट करने के बाद इस वाटर टरबाइन से वाटर टरबाइन से वर्टिकली हमारा जनरेटर कपल्ड होता है। ये जनरेटर साथ में, इस जनरेटर को हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमारे लोड सेंटर तक पहुंच जाती है। जो वाटर टरबाइन में आता है वो ड्राफ्ट ट्यूब के माध्यम से बाहर निकलता है और टेल रेस के माध्यम से हम उसको बाहर ले जाते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट में हम देख सकते हैं एक कंपोनेंट हमारा डैम है, इनटेक है, यहाँ पर स्लुइस गेट भी लगे होते हैं और टरबाइन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये हमारा हाइड्रो पावर प्लांट के मेन कंपोनेंट है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं ये डैम है, इसमें स्लूइस गेट है, पेनस्टॉक के माध्यम से ये हमारे पानी आ रहा है वाटर टरबाइन में। वाटर टरबाइन से ऊपर जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर से फिर हम ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट में जो एनर्जी ऑफ वाटर है दैट इज यूटिलाइज्ड टू मूव द टरबाइंस and the turbines runs the electric generator. The energy of the water utilized for power generation, it is the kinetic energy and the potential energy. The kinetic energy of the water is its energy in the motion and a function of the mass and the velocity, while the potential energy of the water is a function of the difference in level or head of the water between the 2 points. In order to generate the desired quantity of the power, it is necessary that a large quantity of water at sufficient head should be available. तो जो हमारा डैम है उस डैम के जितना भी ड्रेन एरिया है, the whole area behind the dam draining into the stream or river across which the dam has been built at a suitable place is called catchment area. तो हमने जितना भी पानी रोका हुआ है डैम बनाकर वो सारा पानी का एरिया, इसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। ए डैम इज ए बैरियर टू कन्फाइन और रेज वाटर फॉर स्टोरेज और डाइवर्सन टू क्रिएट ए हाइड्रोलिक हेड। तो डैम बनाने का मुख्य पर्पज़ यही है किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में कि हमको वाटर को एक हाइट पर लेके स्टोर करना है। तो यहाँ हम देखते हैं ये डैम है, इसमें बहुत सारे गेट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ये हमारे जनरेटर के बाद जो हमारी बस बार्स हैं और ट्रांसफार्मर वो यहाँ पर दिखाया गया। अब जो डैम का वाटर है वो हम किसी कैनल, पेनस्टॉक या टनल के माध्यम से हम नीचे लाते हैं और नॉर्मली हमारी जो वाटर टरबाइन है वो अंडरग्राउंड होती है, तो हम उसको नीचे लाते हैं और वाटर टरबाइन उस पानी के इम्पैक्ट से घूमती है। So canal, penstock or tunnels used for supplying water under pressure to a turbine. Now hydropower plants uses vertical shaft, Francis turbine और Kaplan turbine. तो यहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उनमें वाटर टरबाइंस यूज़ की जाती है और अधिकतर फ्रांसिस टरबाइन या कैपलन टरबाइन इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ये हम चित्र में देख रहे हैं, नीचे की तरफ ये टरबाइन के ब्लेड्स हैं, ये टरबाइन की शाफ्ट है, ठीक, और ये जब इसमें वाटर आता है तो ये टरबाइन हमारी घूमती है। सो वाटर इज ब्रॉट डाउन टू द टरबाइन and directed to a number of stationary orifices fixed all around the circumferences of the runner. The turbine coupled with the vertical shaft to the generator. And when the turbine rotates, its shaft rotates and thus it rotates the rotor of the generator and the electricity is produced. हाइड्रो पावर प्लांट में कुछ ऑक्सिलरी सिस्टम भी होते हैं जैसे एक्साइटर विच इज़ नेसेसरी टू रन द जनरेटर, गवर्नर ऑयल सिस्टम, टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम एक
गवर्नर ऑयल सिस्टम यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनमें लुब्रिकेटिंग ऑयल भेजा जाता है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का एक पंप होता है जो डिफरेंट पार्ट्स में लुब्रिकेटिंग ऑयल भेजता है। हाइड्रो पावर प्लांट में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी होते हैं। यहाँ हम राइट साइड में देखें तो ये हमारा जनरेटर दिख रहा है। टरबाइन इसके नीचे है और टरबाइन के ऊपर ये जनरेटर लगे हुए हैं। तो यहाँ हम 2 जनरेटर देख सकते हैं। 2 जनरेटर हमारे इस हाइड्रो पावर प्लांट में स्थापित किए गए हैं। तो इसमें जनरेटर होते हैं, जनरेटर के साथ में एक्साइटर है, इसके अलावा वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं, देन ट्रांसफार्मर है, स्विच गियर्स हैं और कंट्रोल रूम के इक्विपमेंट है। लेफ्ट साइड में हम देखते हैं ये हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का कंट्रोल रूम है। यहाँ पर हम टरबाइन का ऑपरेशन, जनरेटर का ऑपरेशन यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पर हमको डिस्प्ले होते हैं और जो ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ बैठ के कंट्रोल रूम में डिसीजन लेते हैं कि क्या स्पीड रखनी है, चालू करना है या बंद करना है किसी मशीन को, वो यहाँ से किया जाता है। नाउ अगेन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो 11 kV या 21 kV पर जनरेट हो रही है। उसको 132 kV या 220 kV स्टेप अप करने के लिए हम जनरेटर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारे लगे हुए हैं। तो जनरेटर से एक डक्ट के अंदर बस बार आती है और इस बिल्डिंग के बाहर यहाँ पर जनरेटर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। ये स्टेप अप करते हैं और फिर ये राइट साइड में हमने देखा, राइट साइड में स्विच यार्ड लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट करने के लिए भेज रहा है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि पानी की ताकत से टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। तो अब थर्मल पावर प्लांट में हमने देखा कि किस तरह से कोल आता है, किस तरह से कोल का भंडारण किया जाता है, किस तरह से कोल को पल्वराइज करके और बॉयलर में एयर मिक्सचर बनाकर बर्न किया जाता है। हमने ये भी देखा कि रॉ वाटर को हम डीएम प्लांट के द्वारा कैसे प्योरीफाई करके और बॉयलर फीड वाटर बनाकर उसको बॉयलर में भेजते हैं जिससे कि स्टीम जनरेट होती है। तो हमने बॉयलर का फंक्शन समझा। जो स्टीम जनरेट होती है वो स्टीम टरबाइन में आती है। हमने टरबाइन के बारे में जाना कि टरबाइन किस तरह से काम करती है और जो थर्मल एनर्जी है उसको वो मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। हमने ये भी देखा कि टरबाइन की जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको जनरेटर के द्वारा किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जनरेटर ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को स्टेप अप करके फिर ट्रांसमिशन लाइन में भेजा जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में हमने देखा कि किस तरह से डैम वाटर का एलिवेशन हाई करता है जिससे कि वाटर को हाई हेड पर स्थापित किया जाता है। पेनस्टॉक अथवा कैनल या चैनल के माध्यम से स्टोर्ड वाटर को अंडरग्राउंड टरबाइन में भेजा जाता है जिससे कि वाटर टरबाइन में रोटेट करती है और उससे वर्टिकल शाफ्ट के थ्रू हमारा जनरेटर कपल्ड होता है जिस जनरेटर से हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर जनरेटर स्टेप ट्रांसफार्मर के द्वारा हम उसको हाई वोल्टेज के स्टेप होकर के ट्रांसमिशन लाइन में भेजते हैं। तो आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस विषय पर हमने एक प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए तैयार की है। आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो कि आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।